दादी की वालदा को खौफजदा देखकर दादी ने एक खौफनाक कहका लगाया, जा बुढ़िया जा, हमें अकेला छोड़ दे। दादी की वालदा को गच्चा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन वो फिर भी दस से मस ना हुई। तब दादी ने अपनी वालदा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दरवाजे में जा गई। इस जमाने में दादी धान पान सी लड़की थी, जबकि इनकी वालदा भारी भरकम खातून थी, लेकिन दादी ने अपनी वालदा को जिस आसानी से दरवाजे की तरफ धक्का दिया था, इससे इनकी बेपनाह ताकत का अंदाजा होता था। इनकी वालदा कमरे से दूसरी बहनों को बुलाने के लिए निकली तो दादी ने जल्दी से आगे बढ़कर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दादी की वालदा और इनकी बहनों ने बेचारा दरवाजा खटकाया, मगर उन्होंने ना खोला। फिर दादी ने 2-3 घंटे बाद दरवाजा खोला और मुस्कुराती हुई बाहर आई। वालदा ने जब इनसे पूछा, कलसूम तुम्हें क्या हो गया था? उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ मुझे क्या होना था, मैं तो कमरे में सो रही थी। अरे तुझे कुछ याद नहीं? दादी की वालदा ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, आखिर कुछ बताएं तो। अपनी वालदा की बात सुनकर दादी खुद भी परेशान हो गई। तूने मुझे धक्का दिया था, इतनी जान तुझ में कहाँ से आ गई थी? इनकी वालदा ने पूछा। अम्मा मैंने आपको धक्का दिया था? दादी उलझन में पड़ गई। मैं तुम्हें धक्का दूंगी, दोजख कमाऊंगी? दादी को कुछ भी याद न था इन पर क्या गुजरी थी। बस फिर इसी तरह चलता रहा। दादी कुछ दिन ठीक रहती, फिर बैठे बैठे झूमने लगती और फिर गैर दादी तौर पर इनसे जो हरकत सरजद होती वो होश में आने के बाद याद न रहती। दादी की माँ को दादी की शादी की फिक्र खाई जा रही थी। दादा ऐसे इनका निकाह हो चुका था, सिर्फ रुखसती बाकी थी और रुखसती से पहले ही इन पर साया हो गया था। दादी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती, 15-15 दिन तक इन पर कोई दौरा ना पड़ता। ऐसा महसूस होता जैसे कभी इन पर कोई असर हुआ ही ना हो। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा वक्त आता कि दादी अपने आपे में ना रहती और वो कर गुजरती जिसकी एक होशमंद इंसान से तो नहीं की जा सकती थी। दादी के वालिद मुसलसल इनका इलाज करवा रहे थे। जहाँ भी किसी पीर फकीर का पता चलता वो इसकी खिदमत में पहुंच जाते। इस रूहानी इलाज से इन्हें काफी फाका हुआ। फिर दादा ने रुखसत करा लाए। शादी के बाद इन पर कोई दौरा ना पड़ा, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती गई। दादी के वालिदैन ने दादी के बारे में कुछ ना छुपाया था, एक एक बात बता दी थी, इसलिए दादा ने इनका और ख्याल रखा और अपनी तरफ से भी इनका इलाज करते रहे। नतीजा ये हुआ कि दादी 6 माह के अंदर अंदर बिल्कुल सेहतियाब हो गई। फिर जब तक जिंदा रही इन पर किसी किस्म का असर ना हुआ। दादा हंसकर कहते, भाई अब तुम्हारी दादी पर असर कैसे बाकी रहता? वो एक बड़े जिनके जेरे असर जो आ गई थी। दादा की जिंदगी में ही दादी का इंतकाल हुआ। दादा तनहा हो गए। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अब लाहौर नजदीक आ रहा था। फुरकान मामू की आंखों में यादों के दिए बुझने लगे थे। काले बिल्ली की आमद ने इन्हें ये वाकया याद दिला दिया था। वो एक गहरी सोच में थे। इन्हें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे आइंदा कुछ होने वाला हो। जब गाड़ी लाहौर के स्टेशन पर पहुंची तो वहां बारात के इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद थे। स्टेशन के बाहर एक लंबी बस खड़ी थी। सब लोग आराम से बस में सवार हो गए और बस समनाबाद की तरफ रवाना हो गई। वो काला बिल्ला अचानक ही कहीं से निकला था और बस के चलते ही इसने छलांग लगाई थी और बस की छत पर पहुंच गया था। और किसी को एहसास तक न था कि वो काला बिल्ला बस की छत पर आराम से लेटा इनके साथ सफर कर रहा है। समनाबाद पहुंचकर जब बस एक घर के सामने रुकी तो बारातियों के उतरने से पहले इस काले बिल्ले ने बस की छत से दीवार पर छलांग लगाई और दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। बारात के लिए एक पूरा घर खाली करा लिया गया था। इस मकान के बराबर ही दुल्हन का घर था। बारात में आने वाली खवातीन के लिए दुल्हन वाले घर में एक बड़ा कमरा मखसूस कर दिया गया था। वैसे भी ये घर अकबर की अम्मी के लिए नया ना था। अकबर की जिस लड़की से शादी हो रही थी वो इनकी बहन की लड़की थी। इन लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। अकबर ने नीलम को और नीलम ने अकबर को देख रखा था। अकबर नीलम को नीलम परी कहता था और नीलम थी भी ऐसी ही। वो किसी परी की तरह हसीन थी। इसके सैरंगेज हुस्न से मुतासिर होकर खानदान के कई लड़के इसको हासिल करना चाहते थे, लेकिन नीलम अकबर के खाते में लिखी गई थी, इसलिए अकबर अब इसे लेने आ पहुंचा था। असर के वक्त निकाह से पहले जब अकबर की अम्मी से बरी देने को कहा गया तो उन्होंने रास्ता को आवाज दी, रास्ता जरा बरी वाला सूटकेस उठाओ। जी अच्छा अम्मी। राजदा ने दीवार से लगा हुआ सूटकेस अपनी अम्मी के सामने ला रखा। अम्मी ने पर्स से चाबियां निकाली और सूटकेस खोलने लगी। अब उन्होंने सूटकेस का ढक्कन उठाया ही था कि एकदम इन्हें चक्कर सा आ गया। उन्होंने फौरन अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। बरी वाले सूटकेस का ढक्कन उठाते ही रास्ता की अम्मी को जो चक्कर आया था वो सिर्फ इन्हीं को नहीं आया था, बल्कि इस वक्त कमरे में जितनी खवातीन भी मौजूद थी सभी का यह शुरू हुआ था। सबने जल्दी जल्दी अपनी नाकों पर दुपट्टे रख लिए थे। रायता का बुरा हाल था। इसे ना सिर्फ चक्कर आया था बल्कि एकदम जी मतला उठा था। सूटकेस से बरामद होने वाली बदबू ऐसी थी कि इसने दिमाग में घुसकर नसों तक को जला दिया था। सूटकेस में मौजूद बरी के जोड़ों की बुरी हालत थी। वो सब गलाजत में लुटरे हुए थे। इन जोड़ों को हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई इनकी तरफ देख भी नहीं सकता था। बदबू इतनी शदीद थी कि अब कमरे में मौजूद दूसरी खवातीन को भी उपकाई आना शुरू हो गई थी। कमरे से सारी खवातीन भाग गई थी, लेकिन रायता की अम्मी मौजूद थी। उन्होंने बदबू से बचने के लिए अपनी मुंह पर अच्छी तरह दुपट्टा लपेट लिया था, लेकिन बदबू थी कि फिर भी घुसी चली आ रही थी। रास्ता की अम्मी बहुत परेशान थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बंद सूटकेस में ये गलाजत कहाँ से भर गई। अम्मी ने चुटकी से उठाकर सारे जोड़ों को देख डाला। एक जोड़ा भी साफ न था, नीचे तक हर जोड़ा गलाजत से भरा हुआ था। फिर उन्होंने जेवरात के डब्बे निकाले, इन्हें खोलकर देखा, इनका भी वही हाल था। अंदर गलाजत भरी हुई थी। बुरी के जोड़ों और जेवरात का यह हशर देखकर रास्ता की अम्मी शदीद सदमे से दो चार थी। ये कितनी अजीब बात हुई थी, सूटकेस में किसी ने गलाजत भर दी थी। ये बात इनकी समझ से बालातर थी। अचानक कमरे में मियाओं की आवाज सुनाई थी। अम्मी ने लपक कर देखा तो एक काला बिल्ला अलमारी के पीछे से निकल रहा था। वो बाहर निकला। इसने अपने अगले पांव पर झुककर एक जोरदार अंगड़ाई ली और अम्मी की तरफ देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। रायता की अम्मी इस वक्त कमरे में बिल्कुल तनहा थी। वो बड़े मजबूत असाब की मालिक थी, लेकिन इस काले बिल्ले की आंखों में जाने क्या बात थी कि इन्हें अपने हाथ पांव ठंडे होते महसूस हुए।
वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। रास्ता ए रास्ता, उन्होंने कमरे से बाहर आकर आवाज दी। वो अम्मी की आवाज सुनकर भागी हुई आई। जी अम्मी, इसने अपनी नाक पर दुपट्टा अच्छी तरह लपेटते हुए कहा। जा अपने अब्बू और मामू फुरकान को बुला कर ला। अम्मी ने परेशान लहजे में कहा। बारात बराबर वाले घर में ठहरी हुई थी, निकाह का वक्त करीब था, लिहाजा सब तैयार होने में लगे हुए थे। अब्बू आपको अम्मी बुला रही है, जल्दी चले। फिर रास्ते ने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर मामू फुरकान नजर न आए। अब्बू मामू कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, शायद बाथरूम। अभी बाबर अली इतना ही कह पाए थे कि मामू फुरकान बाथरूम से निकल आए। लो वो आ गए। क्या खैरियत? मामू फुरकान ने पूछा। मामू खैरियत नहीं, अम्मी ने आपको और अब्बू को बुलाया है, जल्दी चले। रास्ता ने घबरा कर कहा। क्यों बुलाया है? मामू फुरकान ने अपने हाथ तोली से पूछते हुए पूछा। बरी के जोड़ों का सत्यानाश हो गया है, सूटकेस गलाजत से भरा हुआ है। अरे! मामू फुरकान चौंक पड़े। आओ बाहर जल्दी चलो। ये लोग तेजी से बाहर निकले। राजदा की अम्मी साबरा गेट पर ही खड़ी थी। वो शदीद सदमे से दो चार थी, इनकी आंखों में आंसू भरे थे। सदमे की बात भी थी, निकाह का वक्त सर पर था और इतनी मेहनत और प्यार से बनाए हुई बरी का नाश लग गया था। सूटकेस कहाँ है? बाबर अली ने पूछा। ऐसा कैसे हो गया? वो अंदर है। साबरा ने अपने आंसू को जब्त करते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं ये गलाजत इसमें कहाँ से आई। आओ देखते हैं। तुम परेशान मत हो। मामू फुरकान ने साबरा के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मैंने इतनी मेहनत से बरी तैयार की थी, इतने शौक से एक एक जोड़ा बनाया था। साबरा ने हाथ मलते हुए कहा। सब बर्बाद हो गया। जिस कमरे में सूटकेस था वहां कोई ना था। इस वाक़े ने घर की तमाम खवातीन को खौफ में मुब्तला कर दिया था। मामू फुरकान ने आगे कदम बढ़ाए। इनके पीछे बाबर अली थे। कमरे में दाखिल होते ही बदबू का एक तेज बबका आया। हालांकि सूटकेस बंद था। मामू फुरकान ने फौरन अपना सांस रोक लिया और तेजी से नाक पर रुमाल रख लिया। बाबर अली का भी यही हाल था, वो भी अपनी नाक रुमाल से ढक चुके थे। साबरा कमरे में ना आई थी, वो दरवाजे पर खड़ी थी। मामू फुरकान ने सूटकेस का ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाते ही बदबू का तूफान उठा। नाक बंद होने के बावजूद मामू फुरकान को अपने दिमाग की नसें जलती हुई महसूस हुई। गलाजत को देखकर इनका जी मतला उठा। उन्होंने फौरन सूटकेस बंद कर दिया। फिर वो सूटकेस को खींच कर बाहर सैन में ले आए। सैन में एक बाथरूम था। उन्होंने सूटकेस इसके दरवाजे में खिसका दिया। घर में कोई पानी का पाइप है? मामू फुरकान ने पूछा। पास खड़ी साबरा ने अपनी बहन वाहिदा की तरफ देखा। वो फौरन बोली। जी है, जरा लाए। मामू फुरकान ने कहा। पाइप आने के बाद उन्होंने सहन में लगे नलके में लगाया और नलका खोलकर देखा। पानी बड़े प्रेशर से आ रहा था। पाइप से खासी मोटी धार बरामद हुई। मामू क्या करना है? साबरा ने पूछा। गलाजत धोनी है और क्या करना है? मामू आप ठहरे, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ। इस मरतबा वाहिदा ने कहा और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद एक मुलाजमा बाहर आई। इसने दुपट्टे का अच्छी तरह डाटा बांधा हुआ था। मामू ने भी एक बड़ा कपड़ा लेकर अपने मुंह पर अच्छी तरह डाटा बांधा हुआ था। अब चेहरे पर सिर्फ इनकी आंखें नजर आ रही थी। मामू फुरकान ने पाइप लेकर कपड़ों पर पानी की मोटी धार डालना शुरू की। मुलाजमा एक एक जोड़ा बाहर निकालती गई। इन खुले जोड़ों से इस कदर शदीद बदबू उठ रही थी कि बास पड़ोस के मकीन भी परेशान होकर बाहर आ गए थे और हैरान परेशान होकर देख रहे थे कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। इसके बाद जेवरात के डब्बों को भी इसी तरह पानी से धोया गया। निकाह जो असर के बाद होने वाला था, इसे मुलतवी किया गया, ईशा के बाद रखा गया। निकाह के जोड़े को जल्दी जल्दी इस तरह से सुखाने की कोशिश की गई। जोड़ा तो सूख गया, लेकिन इसमें से बदबू ना गई। इस सूरत हाल ने फिर घर वालों को परेशान कर दिया। मामू फुरकान ने मशवरा दिया कि किसी अच्छे ड्राई क्लीनर से जोड़ा अर्जेंट ड्राई क्लीन करवा लिया जाए। निकाह तो ईशा तक मुलतवी कर दिया गया था। अभी वक्त है। एक बंदे को गाड़ी में शहर की एक बड़े ड्राई क्लीनर की तरफ भेजा गया। वो 1 घंटे में कपड़े वापस लेकर आया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। कपड़ों से अब भी हल्की हल्की बदबू आ रही थी। जेवरात का भी यही हाल था। इन्हें अच्छी तरह सर्फ में धोने के बावजूद इनसे बदबू ना निकली। पता नहीं ये किस किस्म की बदबू थी। अब क्या करें? साबरा ने बाबर अली से कहा। जोड़ा इस काबिल है कि इसे पहनाया जाए और ना जेवरात। वैसे वाहिदा कह रही है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, नीलम के पास बहुत जोड़े हैं, इनमें से कोई पहन लेगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बाबर अली ने कहा। क्यों मामू, आपका क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ। दुल्हन को हमारे यहाँ का जोड़ा पहनना चाहिए। मामू फुरकान ने कुछ सोचते हुए कहा। और ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जल्दी नया जोड़ा कैसे बन जाएगा? बाबर अली ने मामू की आंखों में देखते हुए कहा। आजकल बाजार में सब कुछ मिल जाता है, ये हमारे वक्तों का जमाना नहीं है। महीनों शादी की तैयारी करनी पड़ती थी, अब तो 4 दिन में शादी की पूरी तैयारी हो सकती है। मामू फुरकान ने हंसकर कहा। ठीक है, फिर बाजार से जाकर एक जोड़ा और जेवरात का एक सेट खरीद लाते हैं। बाबर अली ने कहा। क्यों साबरा, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ पैसों का मसला होगा। साबरा ने फिक्रमंद होकर कहा। पैसों का कोई मसला नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ, मेरे पास पैसे बहुत हैं। मामू फुरकान ने अपनी जेब पर हाथ रखते हुए कहा। मामू फुरकान तकरीबन तैयार ही थे, बस दूसरे मकान में जाकर उन्होंने अपना कोट पहना और अपने सूटकेस में से मजीद पैसे निकालकर जेब में रख लिए। इस वक्त इनकी जेब में 15,000 रुपए थे। 10,000 साबरा ने अपने पर्स में रख लिए थे। जब वाहिदा और इनके शोहर को पता चला कि ये लोग बरी के जोड़े और जेवर खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं, तो उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबर अली और फुरकान मामू नहीं माने और वो फौरन गाड़ी लेकर अनारकली की तरफ चल दी। अकबर को जब ये मालूम हुआ कि बरी के जोड़ों और जेवरात का क्या हशर हुआ, तो वो परेशान हुए बगैर ना रह सका। सूटकेस में गलाजत किसने भर दी थी, ये सोच सोच कर वो हलकान हो गया। फिर से फिक्र हुई कि अब बरी के लिए जोड़ों का क्या होगा, कहाँ से आएंगे। फिर से किसी ने बताया कि मामू फुरकान तुम्हारी अम्मी अबू को लेकर अनारकली गए हैं बरी का जोड़ा और जेवरात लेने, तो इसकी कुछ जान में जान आई, वरना इससे तो शादी खतरे में पड़ती नजर आ रही थी। गाड़ी समनाबाद से निकली तो मामू फुरकान जो अगली सीट पर बैठे थे मुड़कर बाबर अली से मुखातिब हुए। भाई बाबर, तुम्हारी बीवी साबरा तो जिन्नात पर यकीन रखती नहीं है, ये तो मुझे भी तोहम परस्त कहती है, लेकिन अब तुम दोनों मुझे ये बताओ, ये गलाजा सूटकेस में कहाँ से आई? पिछली सीट पर बाबर अली के साथ साबरा बैठी हुई थी। मामू फुरकान की बात सुनकर इसने कहा। मामू फुरकान, मैं तो चकरा कर रह गई हूँ।
समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये अकल को दंग करने वाले वाकयात पे दर पे क्यों हो रहे हैं। साबरा, तुमने ट्रेन में काले बिल्ले को देखा था? मामू फुरकान ने पूछा। जी देखा था, साबरा ने जवाब दिया। तुम्हें इसे देखकर क्या महसूस हुआ? मामू फुरकान ने दूसरा सवाल किया। मुझे इसे देखकर ये महसूस हुआ कि वो एक काला बिल्ला है, साबरा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। वो काला बिल्ला तुम्हारे बेटे अकबर के कंधे पर कूदा था, मामू फुरकान ने बताया। अच्छा, फिर? साबरा ने मामू फुरकान को गौर से देखते हुए कहा। तुम्हारे बेटे ने इसका वजन एक गधे के बराबर महसूस किया था। मैं इसी वक्त खटक गया था, लेकिन मैंने अकबर से कुछ नहीं कहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो खौफजदा हो जाए। क्या मतलब है आपका? साबरा ने बगैर परेशान हुए पूछा। वो काला बिल्ला महज काला बिल्ला ना था, कुछ और था, मामू फुरकान ने कहा। वो काला बिल्ला तो मुझे घर में भी नजर आया था। वो इस वक्त अलमारी के पीछे से निकलकर कमरे के बाहर चला गया था जब मैंने सूटकेस खोला था, साबरा ने बताया। आपको यकीन आया? मामू फुरकान बोले। डर तो मुझे लगा था इसे देखकर। उसकी सुर्ख आंखों में कुछ था, लेकिन फिर वो मेरे जहन से महव हो गया। लेकिन मामू फुरकान, वो बिल्ला नहीं है तो और क्या है? साबरा ने पूछा। इस बात का तो मुझे यकीन है कि वो बिल्ला नहीं, वो कोई और मखलूक है। अब क्या है इसके बारे में मैं सही तौर पर कुछ नहीं बता सकता। एक आध बार इसे देख लो फिर ही कुछ बता सकूंगा। क्या आज के जमाने में भी भूत प्रेत होते हैं? इस मर्तबा ड्राइवर बोला। इसकी आवाज से खौफ झलक रहा था। मुझे भूत प्रेत से बड़ा डर लगता है जी भाई। भूत प्रेत का तो पता नहीं, मेरा भी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन जिन जरूर होते हैं, इनकी वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने खुद जिन देखे हैं, मामू फुरकान ने ड्राइवर को बताया। ड्राइवर एकदम परेशान हो गया। इसकी घबराहट में एक साइकिल वाला लपेट में आते आते रह गया। क्या करते हो, गाड़ी सामने देखकर चलाओ, साबरा ने इसे पीछे से डांटा। मामू फुरकान, खुदा के वास्ते से जन्नत के वाकयात सुनाने ना बैठ जाना, वरना इसका जरूर हार्ट फेल हो जाएगा। यह सुनकर मामू फुरकान ने कहका लगा और खामोश हो गए। ड्राइवर ने इस तरह मुड़ मुड़ कर देख रहा था जैसे इन्होंने जिन ना देखे हों, बल्कि वो खुद जिन हों। थोड़ी देर बाद बाजार आ गया और वो लोग अनारकली की एक बड़ी दुकान में दाखिल हुए और सेल्समैन से बरी का जोड़ा दिखाने को कहा। सेल्समैन ने जल्दी जल्दी इनके सामने कई जोड़े रख दिए। एक जोड़ा साबरा को पसंद आ गया। इसने थोड़ा भाव ताव किया और इसकी कीमत तय करके पैकिंग के लिए कह दिया। फिर जब काउंटर पर अदायगी के लिए पर्स में हाथ डाला तो इसके छक्के छूट गए। साबरा ने जल्दी जल्दी पर्स की तमाम जेबें देख डाली, लेकिन बेसुध। इसकी आंखों में अंधेरा उतरने लगा। घर से चलते हुए इसने 10,000 रुपये पर्स में डाले थे, लेकिन अब पर्स में 10,000 तो बड़ी बात है, 10 रुपये भी ना थे। इसका पर्स खाली पड़ा था। साबरा को परेशान देखकर मामू फुरकान आगे बढ़े और साबरा से पूछा कि अब मामू, पर्स से सारे पैसे गायब हैं। साबरा ने घबराए लहजे में कहा। मेरे ख्याल में तुम जल्दी जल्दी में पैसे घर पर ही छोड़ आई। फुरकान मामू ने ख्याल जाहिर किया। नहीं मामू, मुझे अच्छी तरह याद है कि पैसे मैंने पर्स में रखे थे। चलो कोई मसला नहीं, फिलहाल मैं रकम अदा किए देता हूँ, मामू फुरकान ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम पैसे घर भूल आई हो। ये कहते कहते मामू फुरकान के चेहरे पर हवाएं सी होने लगी। उन्होंने घबराकर जेब से हाथ बाहर निकाला और फिर एक एक करके तमाम जेबें छान मारी, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। इनकी जेब से भी 15,000 रुपये गायब थे। बरी का जोड़ा काउंटर पर पैक रखा रह गया। वो माजरत करके बाहर आ गए। साबरा ने वापस आते हुए अपने पर्स को बार बार टटोला। उन्होंने अपने शोहर बाबर अली से भी अपनी जेबें देखने को कहा। बाबर अली ने भी अपनी जेबें खंगाल डाली, लेकिन रकम बरामद ना हुई। साबरा बहुत परेशान थी। इसका नुकसान पर नुकसान हुआ जा रहा था। ठीक है, जोड़ों और जेवरात का सत्यानाश हुआ था और इसके बाद फौरन ही 10,000 रुपये की चपत लग गई। ये पैसे कहाँ गायब हो गए थे, कैसे गायब हो गए थे, किसी की अकल काम नहीं कर रही थी। जब वो लोग समनाबाद वापस पहुंचे और मुंह लटकाए घर में दाखिल हुए तो वाहिदा तेजी से आगे बढ़ी। इसने साबरा का हाथ थामते हुए कहा। क्या हुआ साबरा, खैर तो है? कहाँ खैर है, पैसे गायब हो गए। साबरा ने फिर वाकये की तफसील बताई। हैरत है, वाजिदा ने खोए हुए लहजे में कहा। खैर गम ना करो, नीलम के पास जोड़े हैं, इनमें से कोई एक पसंद कर लो, वो हम बरी का जोड़ा समझकर पहना देंगे। तुम अपना दिल ना दुखाओ। अच्छा, साबरा ने गहरी सांस लेकर कहा। अब इसके सिवा चारा भी क्या था? जोड़े का मसला हल हुआ तो एक दूसरा मसला सामने खड़ा हो गया। निकाह का वक्त हुआ। एक बंदा निकाह ख्वाह को लेने गया। एन इस वक्त जब सब लोग काजी का इंतजार कर रहे थे, वो शख्स जो निकाह ख्वाह को लेने गया था मायूस होकर शमाने में दाखिल हुआ। नीलम के वालिद ने इस शख्स को तनहा देकर पूछा, कहाँ है काजी साहब? तो वो तो नहीं आ सकेंगे जी, उन्होंने माजरत कर ली है, इन्हें 104 दर्जे का बुखार है। इसने नीलम के वालिद फयाज हुसैन को बताया। इन्हें भी आज ही बुखार होना था। फयाज हुसैन ने गुस्से से कहा। फिर इमरजेंसी में एक और निकाह ख्वाह का इंतजाम किया गया। जैसे तैसे हामते कामते दूसरे काजी आए। स्टेज पर पहुंचकर उन्होंने कागजात खोले, निकाह के रजिस्टर पर जरूरी अंदराज किया। अंदराज करते हुए बार बार इनका हाथ रुक जाता और वो गर्दन उठा उठा कर इधर उधर देखने लगते। ऐसी चीज जरूर थी जो इनको तवज्जो बटा रही थी, लेकिन इनकी समझ में खुद ये बात नहीं आ रही थी कि वो इंदराज करते करते किसको गर्दन को उठाकर देखने लगते हैं। खुदा खुदा करके इंदराज पूरा हुआ। तब काजी साहब ने इजाबो कबूल का सिलसिला शुरू किया। इधर इजाबो कबूल का सिलसिला शुरू हुआ, इधर वो शामियाने से दाखिल हुआ और उछलकर स्टेज पर चढ़ा। फिर खामोशी से सोफे के नीचे बैठ गया। इसी सोफे पर अकबर सेहरा बांधे बैठा था। इसके पाँव और अकबर के पाँव के दरमियान 2 या 3 इंच का फासला था। काजी साहब ने एक झुर्री सी ली। इन्हें अचानक ही अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दूरती हुई महसूस हुई। उन्होंने जल्दी से दूल्हा के सामने इजाबो कबूल के लिए लड़की का नाम, वल्दियत और मेहर वगैरह दोहराई, मगर इनसे कोई गलती हो गई। उन्होंने नीलम के वालिद का नाम फयाज हुसैन के बजाय सरफराज हुसैन कहा। फिर हर बार वो गलती करने लगे। कभी लड़की का नाम भूल जाते, कभी मेहर की रकम गलत बताते। बार बार गलती करने पर वो खुद शर्मिंदा हो रहे थे। इनकी हालत ये थी कि वो रजिस्टर में देखकर क्वैब भूल रहे थे।
लेकिन आंखें जो देख रही थी वो जुबान पर नहीं आ रहा था। स्टेज पर जो लोग बैठे हुए थे वो सब परेशान हो रहे थे। फिर खुदा खुदा करके जाबो कबूल मुकम्मल हुआ। अकबर ने सर उठाया। शामियाने में मुबारक सलामत का शोर उठा। लोग दूल्हा से गले मिलने और मुबारकबाद देने स्टेज पर आने लगे। वो जो सोफे नीचे बैठा था वहां से निकला, स्टेज से कूदा। इसने मुंह डालकर कनात उठाई और तेजी से वहां से निकल गया।